गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था शिक्षक भर्ती का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। जो गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि एक शिक्षक होने की भांति हमें पूर्णता रूप से बच्चे की पहचान करना आता हो, जिसमें हमने देखा कि बच्चे में किस तरीके से भाव उत्पन्न होते हैं, किस तरीके से इमोशन उत्पन्न होते हैं। ये सारी बातों को हमने पिछले वीडियो में देखा। अपने कैसे कैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, ये सारी बातों पर हमने पीछे के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि फीलिंग के साथ इमोशन के साथ हमने देखा कैसे कैसे उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, और सोशल डेवलपमेंट के बाद देखा कि उनके बच्चों के अंदर कैसे कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ साथ हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे ऐसे बच्चे भी पाए जाते हैं जिन्हें किसी भी तरीके का डिसएडवांटेज में ही रहते हैं, वो किसी भी तरीके से एडवांटेज में नहीं आते। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। इसके बाद हमने देखा कैसे कैसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने जो है एक नियम दिया होगा, एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया होगा। ये सारी बातें हम जान चुके थे, जिसमें हमने कल आपको पढ़ना स्टार्ट किया। हमने आपको बताया क्रिएटिविटी कि क्रिएटिविटी क्या होती है। तो क्रिएटिविटी में हमने बताया जो नया करने के हमारे अंदर जो योग्यता पाई जाती है, जो हम नया करते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी कहलाती है। जो आज तक किसी व्यक्ति ने ना किया हो, हमने वो कर दिखाया हो, एक किसी चीज की खोज की हो, इस तरीके से जो व्यक्ति होंगे वो आपके क्रिएटिव व्यक्ति कहलाएंगे। ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में देख ली थी। हमने देखा क्रिएटिविटी के सबसे पहले अगर चिंतन की बात करें तो हमने दो प्रकार के आपको चिंतन बताए, जिसमें हमने आपको एकविध चिंतन और बहुविध चिंतन के बारे में चर्चा करी। ये भी बताया कि दोनों के दोनों चिंतन के बारे में अगर हम बात करें तो किसने हमें ये दोनों चिंतन बताए, उनका नाम था गिलफोर्ड। देखिए एक बार फिर से हम बात करें तो हमने कल जो टॉपिक सीखना स्टार्ट करा था उसका नाम था क्रिएटिविटी। क्या नाम था? क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो इसका मतलब था सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, जिसमें हमने बताया सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी का मतलब होता है नया करने का अवसर। नया करने का अवसर। आप जो भी नया करते हैं यानी नई चीज की खोज करते हैं या उस चीज को पैदा करते हैं या किसी ने उस चीज को ना किया हो, ऐसा जो भी आप कार्य करते हैं उसे हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की आपको बताई थी हमने बताया था गिलफोर्ड नामक एक आपके फिलोसोफर आएंगे। गिलफोर्ड ने इन्हें दो प्रकार की बताई है। जैसे कि गिलफोर्ड में हमने बताया कि एक होती है आपकी एकविध चिंतन के बारे में बात करी हमने, और दूसरी बात करी हमने एकविध चिंतन, और दूसरी हो गई आपकी बहुविध चिंतन। और दोनों को हमने कल के लेक्चर में पिक्चर बना के और एग्जाम्पल के जरिए से समझा। एकविध चिंतन और बहुविध चिंतन हमने देखा कि किस प्रकार एक बच्चे की मेमोरी जो है, मान लीजिए सभी तरीके से आकर एक ही तरफ को अंदर की ओर आ रही है। आपकी मेमोरी सब कुछ सोचता है, सारा कुछ देख रहा है, और देखने के बाद उसका एक गोल जो है वो केवल एक ही गोल बना हुआ है उसका, तो ये एक विध चिंतन कहलाएगा आपका। और जिसमें बहुविध की बात करी हमने कल ही, हमने देखा कि जो है कि बच्चे की मेमोरी जो है सभी दिशाओं में अगर भाग रही होगी तो ये बहुविध चिंतन का प्रकार बोला हमने आपको। हमने देखा कि किस तरीके से लोग इंटेलिजेंट होते हैं और किस तरीके से इंटेलिजेंट के साथ साथ वो क्रिएटिव भी हो सकते हैं। ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में करी, जिसमें हमने आपको बताया क्रिएटिव व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी समाज की चिंता नहीं करते। वो चुस्त होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, वो अपने काम में ध्यान देते हैं, उन्हें मतलब नहीं कि समाज क्या बोल रहा होगा। ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में करी। हमने देखा क्रिएटिव व्यक्ति जो होंगे वो समाज की चिंता नहीं करेंगे। देखें अगर आज आगे की बात करें तो हमने कल अपने वीडियो में चलते समय बताया था कि इनकी पहचान कैसे की जाती है। देखिए अगर पहचान की बात करें तो दो तरीके के व्यक्ति होते हैं आपके, एक इंटेलिजेंट होगा और एक होगा आपका इंटेलिजेंट के साथ साथ क्रिएटिव होगा। ठीक, अगर हम पहचान की बात करें, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इंटेलिजेंट की पहचान आप कैसे करते हैं। तो आप बताएंगे इंटेलिजेंट की पहचान करने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि जब बच्चे को आप इंटेलिजेंस की पहचान करेंगे तो उसे ना एक उसके समय में और गति में बांध देंगे। समय हो गया, समय के साथ साथ गति हो गई। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो समय और गति के साथ में जो है कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लिमिटेड टाइम दिया हुआ होगा उन्हें, लिमिटेड टाइम में उन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, उसके साथ साथ एक्यूरेंसी उनकी जो है नियमित रही उनकी, उन्होंने उसमें ये करके दे दिया। बट अगर क्रिएटिव की बात करें, ये तो इंटेलिजेंट की बात हो गई, और क्रिएटिव की अगर बात करें तो क्रिएटिव जो है इनसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उन्हें टाइम बाउंड का तो कोई मकसद ही नहीं है उनके लिए, वो टाइम बाउंडेशन में कार्य नहीं कर सकते क्रिएटिव।
उनका मन है तो अभी जो है अगर मान लीजिए उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो वो 1 मिनट में सारी चीज को करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको 1 मिनट में सॉल्व भी कर सकते हैं। और उनका उस समय जो है मान लीजिए भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा तो वो 1 मिनट क्या 1 घंटा 2 घंटे 50 घंटे कई दिन और कई वर्ष भी लगा सकते हैं उसी काम को करने के लिए। अब मैंने कहा क्रिएटिव था, मैंने जैसे कि बोला आपसे क्रिएटिव में आप क्या समझेंगे कि हमारे सर ने बताया था क्रिएटिव के लिए भाव होना बहुत जरूरी है। भाव होने का मतलब है अगर आप एक कविता लिखते हैं तो क्या पता कविता आपने 1 मिनट में लिख दी, 5 मिनट में लिख दी, 15 मिनट में भी लिख सकते हो कविता आप, और पूरा दिन भी गुजर सकता है और पूरा दिन के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कई कई महीने लग जाएं और आप वो कविता पूरी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा हो। तो क्रिएटिव व्यक्ति की सबसे पहली पहचान क्या होगी, उसका भाव हो गया, यानी उसे टाइम बाउंड की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। इसी में लिख देता हूं मैं आपको, इसमें टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। आपसे ये पूछेगा, इन चीजों को ध्यान रखना कि टाइम बाउंडेशन के बारे में दे सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इन्हें सही गलत का कोई मतलब नहीं है, इन्हें जो मन में इनके आया क्रिएटिव के उन्होंने वो कार्य कर दिया। उन्हें मतलब नहीं, मान लीजिए कि एक जो है वो टेलर था और टेलर किसी शर्ट को बना रहा था, उसने सोचा कि इसे क्रिएटिव बनाऊं और क्रिएटिव बनाने का मतलब उसने यहाँ पर कोई डिजाइन डाल दिया अपनी तरीके से, और अपनी तरफ से डिजाइन डालने के बाद लोगों ने उससे कहा कि अरे ये तो बड़ा गंदा लग रहा है। उसे इससे मतलब नहीं है, उसने क्या करा कि देख अपने जो क्रिएटिव बनानी थी चीज को उन्होंने क्रिएटिव बनाने की कोशिश करी, उन्हें उससे मतलब नहीं कि समाज उस बात को क्या कहेगा। तो समझ में आ गया होगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है वो समय और गति के हिसाब से कार्य करेगा और क्रिएटिव व्यक्ति जो होगा उसे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होगी, और टाइम बाउंडेशन के साथ साथ अगर बात करें उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि समाज में लोग उस बात को किस नजरिए से देखेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एज ए टीचर आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। एज ए टीचर आपको ध्यान रखना होगा, आप ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही पहचान सकते हैं चीजों को। आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है, तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन किस प्रकार करेंगे उनकी बात करेंगे। देखिए, तो नया टॉपिक हम अगर बात करें चौथे नंबर पे जो नया टॉपिक हो जाएगा हमारा, सृजनात्मक बच्चों की पहचान। सृजनात्मक बच्चों की पहचान। अब देखो किस प्रकार करेंगे। पहली पहचान जो सबसे ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो नंबर 1 आप इसके अंदर सोच लें, बच्चे का व्यवहार पहचानना बहुत जरूरी है। व्यवहार ही बता देता है बच्चे का कि वो किस प्रकार सृजनात्मक है या नहीं है, क्रिएटिव है या नहीं है। व्यवहार यानी उसके सोचने की चीजें भी बहुत सारी होती हैं। तो इस पे ना तरह तरह के, अगर हमने कहा जो फिलोसफर रहे हैं, जो साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने बाल विकास में रिसर्च करी है, उन्होंने कई तरीके के ना परीक्षण बताए हैं। जैसे कि हम परीक्षणों की बात करें उनकी पहचानों में, तो मानकृत सृजनात्मक परीक्षण बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? तो इसमें मैंने कहा व्यवहार हो गया और दूसरा हो गया आपका मानवीकृत सृजनात्मक परीक्षण। तो इसमें ना तरह तरीके के साइंटिस्ट हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं और उन्होंने तरह तरीके की बातें बताई हैं। इनकी बात हम चर्चा करेंगे। अगर नंबर 1 मान के चले हम, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, हमने बोला मिनीसोटा सृजनात्मक आपका परीक्षण होता है। एक आपको देखो पहले इनके नाम पढ़ने हम आपके क्या है। पहला वाला बताया मिनीसोटा सृजनात्मक परीक्षण, पहला वाला हो जाएगा मिनीसोटा सृजनात्मक परीक्षण। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अब जरा इनके बारे में डिटेल चलेगी। अभी वहां पर ना पेपर में जो क्वेश्चन बनाएगा इससे वो ये बना देगा कि मिनीसोटा परीक्षण किसका है या मिनीसोटा परीक्षण जो है किस उपलक्ष्य में किया जाता है। तो आपसे इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, मिनीसोटा सृजनात्मक परीक्षण जो है वो किसका है, आपका मिनीसोटा जो परीक्षण बताया मैंने आपको, इस पे ही आपको चिंतन करके भी वर्ड जुड़ जाता है, इसमें चिंतन वर्ड भी जोड़ देते हैं। मिनीसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के बारे में बात होगी तो आपसे तुरंत कह देना कि किसका है, क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का है। कैसे बनाएगा क्वेश्चन कि मिनीसोटा चिंतन परीक्षण जो है किस उपलब्धि पर लिया जाता है, तो आप बता देंगे बच्चे की क्रिएटिविटी जानने के लिए, सृजनात्मकता जानने के लिए किया जाता है। इसके बाद जैसे कि एक अभी मैंने इससे पहले बी वाला अगर हम बात करें तो हमने गिलफोर्ड के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो आपसे ये पूछा जाता है कि गिलफोर्ड बहुविध चिंतन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे क्या है। हमने बोला क्या, गिलफोर्ड बहुविध चिंतन के बारे में यानी सृजनात्मक चिंतन आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे गिलफोर्ड का है ये, ठीक है। बहुविध आपसे क्या पूछेगा, आपसे केवल ये पूछेगा बहुविध सृजनात्मक परीक्षण किसका है, तो आप बताएंगे किसका है ये,
तुरंत बोल देंगे कि किसका होगा, ये गिलफोर्ड का होगा। दो बता दिए आपको हमने, एक गिलफोर्ड के बारे में हो गई, एक मिनेसोटा के बारे में चर्चा हो गई। इसी तरीके से एक आता है आरएटी, रैट। एक रैट आता है, आपका टेस्ट होगा, परीक्षण होगा, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो रैट अगर पूछ ले तो आप बताएंगे रिमोट एसोसिएशन टेस्ट होगा आपका। इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे हम। देखिए फिर मैंने बोला क्या है आपका, रैट करके आएगा लिखा हुआ, रैट किसका है, इसे बोल देंगे आप रिमोट एसोसिएशन, एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, इस बात पर चर्चा होगी। इसके बाद अगर कहें और भी परीक्षण है, जैसे कि नंबर 4 पे ए बी और सी डी ले लेते हैं, आपके सी हो गया, ये आपका डी वाला पॉइंट हो गया। रैट की फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे, और रैट किस में किया जाता है आपको बता देंगे, बच्चे की सृजनात्मक जो है परीक्षण करने के लिए रैट का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद एक और बताया जाता है जिसका नाम था वॉलक, वॉलक एवं कॉर्गन, वॉलक एवं कॉर्गन सृजनात्मक परीक्षण या उपकरण का उपयोग किया जाएगा। इनके बारे में चर्चा होगी, क्या होगा, वॉलक एवं कॉर्गन। ठीक है, तो आपने क्या बताया, सर ने बताया था हमारे वॉलक एवं कॉर्गन सृजनात्मक परीक्षण। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका है, तो आप बता देंगे वॉलक एवं कॉर्गन सृजनात्मक परीक्षण जो है किसका है, सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए इस चीज का उपयोग किया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाता है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। ये बहुत पूछी जाती है, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करनी होगी। क्या है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक, ई पॉइंट करके मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात होगी तो आप तुरंत बता देंगे ये क्या है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग आपसे बहुत पूछी जाती है, क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी पूरी, इन्होंने रिसर्च क्या करी उस पर बात होगी। अगर देखिए हम बात करें, ये 1966 में जो है आपकी ये थिंकिंग जो थी इनकी, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में या टेस्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, 1966 में इन्होंने खोज करना स्टार्ट करा। इन्होंने नर्सरी और केजी, जैसे हम जो है किंडरगार्टन के बच्चे बोलते हैं, उन बच्चों को लिया होगा, और उन बच्चों को लेने के बाद उन्होंने ये जांच करी कि ये बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते चले जाएंगे तो इनमें कितनी क्रिएटिविटी विश्वविद्यालय तक के बच्चों तक पहुंचने में हो जाएगी। तो नंबर 1 में हम बात करेंगे, इन्होंने अपनी जो थिंकिंग ली है, अगर इन्हीं के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आज हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने नर्सरी और केजी के बच्चों को लिया, और कहां तक के लिए इन्होंने, कहां तक क्रिएटिविटी देखी इनकी, विश्वविद्यालय तक इन्होंने कंपेयर करा उनका। तो पहली बात आपसे ये पूछी जाएगी, आपसे क्या पूछा जाएगा कि नर्सरी और केजी के बच्चे पर यानी छोटे बच्चों पर परीक्षण किसने किया है, तो आप बताएंगे टॉरेंस। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक पहुंच गई बच्चों को एक तरीके से। एक बात इन्होंने देखा कि बच्चों की सृजनात्मकता अगर पहचाननी है तो हमें बच्चों को दो तरीके से फंसाना होगा, एक वर्बल फंसाना होगा और एक फिगरल फंसाना होगा। ठीक है, तो इन्होंने वर्बल लिया। ठीक है, वर्बल का मतलब हो गया आपका शाब्दिक बोलते हैं इसे, वर्बल ले लिया, और एक फिगर का ले लिया। जैसे कि आपने रीजनिंग देखी है, रीजनिंग में आप देखते होंगे तो कुछ शब्दों के आधार पे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं बच्चों को फंसाने के लिए। ठीक है, उसकी बच्चे की तार्किकता जानने के लिए, सृजनात्मकता जानने के लिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, वो 4 शब्द दे देगा और 4 में से कह देगा इनमें से कोई एक डिफरेंट है, और अब आप कंपेयर कीजिए कि 3 एक से हैं, तो वो एक से एक ही कंपेयर एक साथ करनी है, और चौथा जो डिफरेंट है उसे ढूंढकर बाहर निकालना है। तो हमने देखा उसमें क्या मिला, हमने देखा कि जो शब्द दिए थे, शब्द में ऐसा हो सकता है बच्चा एक तरफ किसी कैटेगरी को अलग अलग कैटेगरी में कैसे खोजेगा शब्दों को, तो इससे बच्चे की क्या होगी, वर्बल जो चीजें होंगी वो निखर के आएंगी, और पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कितनी उसकी क्षमता है, वो कितना क्रिएटिव हो सकता है सोचने में। इसके बाद अगर बात करें वर्बल के साथ, हमने देखा फिगर में, हमने फिगर में देखा है कभी कभी क्या होता है, वो बहुत सारी जो है ट्रायंगल्स बना देगा या लाइनें खींच देगा, तो लाइनें खींचने के बाद धीरे धीरे उन लाइनों से पूछ लेगा हमसे कि अगली लाइन कौन सी होगी। तो इस तरीके से भी बच्चे की क्रिएटिविटी भांपी जा सकती है। ऐसा नहीं है क्रिएटिविटी में बच्चे का लचीलापन, देखो इसके भी 3 आधार होते हैं, तीनों आधार आपसे पूछे जाएंगे, एक तो हो जाएगा लचीलापन, मौलिकता और धारा प्रवाहित। ठीक है, धारा प्रवाहित, तो आप ध्यान रखेंगे इसके ना 3 आधार बताए सर ने हमारे, क्या क्या बताया, एक बताया लचीलापन, एक बताया मौलिकता, और एक बताई धारा प्रवाहिता। अब धारा प्रवाहिता में कल हमने चर्चा नहीं करी थी, आज कर दें हम आपको। जैसे कि मैं इस समय बोल रहा हूं तो मैं बोलते समय ना बीच बीच में ना ऐसा नहीं है कि बहुत देर रुक जाऊं,
क्या आएगा, क्या होगा, इस तरीके से अगर बच्चा सोच रहा है तब भी उसकी जो है क्रिएटिविटी पर शक किया जा सकता है। वो इतना क्रिएटिव नहीं है, केवल क्रिएटिव बनने की कोशिश किया जा रहा है। आपसे मैंने कहा कि मान लीजिए इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलते समय आपके अंदर जो फ्लुएंसी आ रही है, आप तरह से एकदम बोलते चले जा रहे हैं, तो ये हो गई आपकी धारा प्रवाहिता। और बोलते समय ना एक सेंटेंस बोल दिया और उसके बाद दूसरे सेंटेंस के बाद मन में बना रहे हैं उस सेंटेंसेस को, तो ये क्या हो जाएगी, रुकना जो होगा आपका, वो धारा प्रवाहिता या फ्लुएंसी जो हो जाएगी उस पर रोक लगा देगा। तो शायद मैं समझता हूँ ये बात आपको वर्बल एंड फिगरल के बारे में क्लियर हो गई होगी। इसके बारे में अगर बात करें तो बच्चे को जो है कुछ चित्र या आकृति द्वारा भी बच्चे को फंसाया जा सकता है। नंबर 3 पे आपको मैंने अभी जो वर्बल और फिगर मैंने बता दी, यहाँ पे जो है फिगर अलग हो गई और इसके बाद मैंने कहा पिक्चर अलग हो गई। तरह तरीके की पिक्चर दिखा दी और पिक्चर दिखाने के बाद थोड़ी देर बाद उससे पूछा गया, वो 3 पिक्चर आपको शो की गई थी, इसकी चौथी पिक्चर क्या बन सकती है, इस तरीके से आपसे पूछी जाएगी। तो चित्र या आकृति निर्माण परीक्षण भी हो सकता है कि अब अपनी आकृति बनाइए, क्या बनाएंगे आप। तो तीसरे पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि सर ने बताया था हमारे चित्र या आकृति परीक्षण भी होता है आपके बच्चे की आकृति परीक्षण। और ये आप समझ रहे होंगे ये सारे के सारे परीक्षण हमसे अब लिए जाते हैं, ऐसे टीचर भी हमें देने पड़ेंगे और ऐसे टीचर नहीं होंगे, हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तो इन सभी परीक्षणों से हमें गुजरना पड़ता है। क्यों गुजरना पड़ता है कि एक बच्चे की क्रिएटिविटी और मैंने कहा माइंड है, उस माइंड को बहुत तेजी से पढ़ने की जो है ये सारी कोशिशें की होंगी। तो अगर हम बात करें टॉरेंस नाम के साइंटिस्ट की, तो हमने क्या करा, उससे नर्सरी से लेके केजी तक के बच्चों को विश्वविद्यालय तक भापने की कोशिश करी होगी, नंबर 1। नंबर 2 देखा उसने शाब्दिक आधार पर और चित्रों के शाब्दिक के आधार पर उन्होंने वर्बल के आधार पर करा और फिगर के आधार पर करा उन्होंने, नंबर 2। नंबर 3 पे देखा चित्र दे दिए और अगले चित्र की जो है उन्होंने पुष्टि कराने की कोशिश करी। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक पॉइंट और इसके बता देते हैं, चौथे पॉइंट के बारे में अगर चर्चा करें तो रेखाओं का परीक्षण भी किया उन्होंने। तरह तरीके की रेखाएं बना दी और रेखाओं से उन्होंने जांचना चाहा कि बच्चा रेखाओं को भापने के बाद आगे अगली रेखा किस प्रकार डेवलप कर सकता है। तो एक आपको याद रखेंगे, सर ने बताया था रेखा के आधार पर भी है, रेखा के आधार पर भी आप परीक्षण कर सकते हैं, आधार पर। तो टॉरेंस के 4 पढ़ने हैं केवल हमें, चारों हमने आपको बता दिए, इन चारों को बहुत ध्यान से आप पढ़ लेंगे। कभी कभी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि भारतीय संरचनात्मक परीक्षण कौन सा है। ये तो सब विदेशी नाम आए अभी जो हमने पढ़े, तो भारतीय पूछेगा आपसे तो आप तुरंत बता देंगे। भारतीय जो दिया गया है उसका नाम था बकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण। क्या नाम था, बकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण। ठीक, समझेंगे ध्यान से। देखिए भारतीय अगर पूछ ले आपसे तो आप बता देंगे भारतीय कौन सा है, भारतीय भारतीय है आपका बकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण। देखिए इसमें क्या खास बात की गई, अगर हम इसके खास बात की बात करें, देखिए तो इनमें ना इसमें भी इसी तरीके से चीजों को जो है भापा गया होगा जैसे टॉरेंस ने बताया है, बट इसमें ना भारतीयों को ध्यान में रखते कार्य किया गया। इसमें 4 शाब्दिक तो हैं आपके, 4 शब्दों की अगर बात करें तो वो वर्बल लिए गए और 3 अशाब्दिक लिए गए, नॉन वर्बल लिए गए। देखिए 4 तरीके के से आप जैसा कि समझ जो परीक्षण किया गया होगा इसमें, तो 4 तो वर्बल हैं और आपके 3 जो है वो आपके नॉन वर्बल है। ठीक है, तो इस परीक्षण में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इसमें 4 तो आपके वर्बल हैं, वर्बल की बात कर दी हमने, और आपके मैंने कहा 3 आपके नॉन वर्बल हैं परीक्षण जो किए गए होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा एक तो ऐसा कि पूछ लिया हमने कि भारतीय जो है परीक्षण कौन सा है, तो आप तुरंत बता देंगे बकर मेहदी परीक्षण भारतीय है। इसके बाद पूछ लेगा इसमें कितने वर्बल हैं, तो आप बता देंगे 4 हैं आपके। नॉन वर्बल की बात करें तो आप बता देंगे 3 परीक्षण शामिल है इसमें। ठीक, अब देखो ये कैसे है, जैसे बच्चों को क्वेश्चन दे दिया नंबर 1 में, अगर मैं बताऊं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि परिणाम सोचो। अब परिणाम सोचो में क्या है, जैसे कि मैंने आपसे बोला परिणाम सोचिए आप बच्चे के दिमाग को विकास करने के लिए, कि परिणाम सोचो कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल के पहिए होते, अगर स्कूल के पहिए होते, तो अब बच्चों को ये क्वेश्चन जो दिया गया तो बच्चा ना अपना दिमाग लगाएगा इसमें कि अगर स्कूल के पहिए होते तो क्या क्या चीजें हो सकती थी, क्या क्या नई चीज देखने को मिलती। क्या हम लोग उड़ने लगते, क्या हमारा स्कूल आज तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कल को हमारा स्कूल जो है कहीं दूसरी जगह होता तो हमें कितनी परेशानी हो सकती थी। एक बच्चा तो ये सोचेगा कि सर हम स्कूल कैसे आते, हमें तो पता ही नहीं होता कि स्कूल अब कहाँ है, कहाँ स्कूल चला गया।
है। कोई बच्चा कहता अगर सर स्कूल के वही होते तो कितना अच्छा होता, हम अपने स्कूल को कहीं भी ले जाते। कहीं भी ले जाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा मन करा कि आज तो बहुत गर्मी हो रही है, कहीं ठंडे वाले इलाके में ले जाते हैं हम उसे, किसी पेड़ के नीचे जाके खड़ा कर लेते हैं हम उसे। इस तरीके से बहुत सारी चीजों को जो है बच्चा नए 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 तरीके से बताना स्टार्ट करेगा। ठीक, इसके बाद कुछ ऐसे प्रयोग हो सकते हैं बकर मेहंदी में बताए गए। आप प्रचलित प्रयोग भी इसमें लिए जाते हैं आपके, आप प्रचलित प्रयोग। अब आप प्रचलित प्रयोग क्या होते हैं अगर हम बात करें, जैसे कि बच्चों को ना ऐसी चीजों के बारे में दे दिया कि अब बच्चों से कहा कि बताओ इनका क्या उपयोग है। अब बच्चों से चाकू दे दिया, पत्थर दे दिया, अब पत्थर और चाकू पर क्रिएटिविटी करने के लिए बोल दिया। अब बच्चे से पूछ लिया कि बताओ पानी के क्या क्या उपयोग है, अब इस तरीके से दे दिया। बच्चे को मालूम है पानी से हम नहा सकते हैं, ठीक है, नहाने के साथ साथ हम पानी को पीने के उपयोग में लेते हैं, कपड़े धोने के उपयोग में लेते हैं, खाना बनाने के उपयोग में लेते हैं। अब बच्चे से और नई नई एक्टिविटी पूछा और क्या क्या कर सकते हो पानी से, तो बच्चे नए नए उपयोग बता रहे हैं कि इस पानी से हम ये भी उपयोग कर सकते हैं, इस पानी से हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, पानी का उपयोग हम यहाँ भी ले सकते हैं, पानी से हम बिजली बनाने के कारण मतलब जो है काम में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर जो है मेंटेलिटी बढ़ती जाएगी। तो एक बच्चे ने तो कहा भी खाने बनाने के उपयोग में करते हैं, अब दूसरे ने कहा पानी से सर बिजली बनाई जा सकती है, पानी को स्टोर करके हम ये काम कर सकते हैं, पानी को जो है मार्केट में जो है बिल्कुल स्वच्छ करके जो है बेचा जा सकता है, इससे पानी से व्यापार किया जा सकता है। तो जिस बच्चे के मन में अभी तक ये व्यापार की नहीं आई हुई थी, तो बच्चा सोचेगा हाँ ये बात तो सही है, पानी से लोग व्यापार भी करते हैं। उसने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, पानी से बिजली बनाई जा सकती है, बहुत बढ़िया बात है ये तो इस तरीके से भी ली जा सकती है। और एक परीक्षण इन्होंने बताया, अगर हम बात करें तो नवीन संबंध परीक्षण बताया। क्या बताया? नवीन संबंध परीक्षण क्या होता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसी में बताया गया नवीन संबंध परीक्षण। आपसे ना इन परीक्षणों के नाम लेकर आपसे ये पूछेगा कि किसने दिए, तो आप बताएंगे बकर मेहंदी ने दिया नवीन संरक्षण परीक्षण। तो हमसे वो कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमसे कहते हैं कि वायु और जल के बारे में सोचिए और बताइए वायु और जल में क्या संबंध है। तो बच्चे वायु और जल में संबंध निकालने की कोशिश करेगा। उसने कह दिया पेड़ और घर में क्या संबंध है, तो उन पेड़ और घरों के बीच के अंतर बताने की कोशिश करेगा बच्चा। तो धीरे धीरे वो क्रिएटिविटी विकसित होगी। ठीक, इस तरीके से एक और परीक्षण बहुत पूछा जाता है इसी में ही, उससे आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु विशेष की समुन्नति बताइए, वस्तु विशेष की समुन्नति। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा पांचवा पॉइंट अगर हम समझे तो आप कहेंगे कि बकर मेहंदी में ही बताया गया है वस्तु विशेष की उन्नति या समुन्नति के बारे में हम कह सकते हैं। समुन्नति क्या है ये वर्ड अगर हम बात करें, देखिए हमने बच्चे से कह दिया कि आपको मैंने एक खिलौना दिया और इस खिलौने के उपयोग और क्या क्या हो सकते हैं, इस खिलौने का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एक वस्तु दे दी आपने और उसी विशेष वस्तु के बारे में आपने पूछना उससे, बच्चे से उचित समझा कि आप बताइए इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चा तरह तरह की चीजें बताएगा उसमें। बच्चा अपने भविष्य के बारे में चीजें बताने लगेगा, मैं इससे भविष्य में ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से भी आपको बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। देखिए बच्चा भविष्य में ना क्रिएटिव वही बन सकता है जो एडजस्ट करना सीख जाए। एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। और आजकल हम अगर देखें तो भविष्य में बच्चा अब क्रिएटिव नहीं होगा, जहां तक हम आइडिया लगा पा रहे हैं। एज ए टीचर अगर हम सोचें तो भविष्य में बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के अंदर समाज में एडजस्ट करना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जब खाली समय होता है ना, आज वर्तमान की अगर बात करें तो हम माता पिता होकर भी उन चीजों पर गौर नहीं दे रहे हैं, बच्चे के भविष्य को हम खुद ही बेकार कर रहे हैं। हमने देखा बच्चा खाली होता है तो हमने उससे ना बच्चे को व्यस्त कर दिया, मोबाइल में व्यस्त है अपने, तरह तरह के गेम खेल रहा है। फॉर एग्जांपल पबजी हो गया आपका, ठीक है, फ्री फायर हो गया, तरह तरह के गेम है जिसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो बच्चा क्रिएटिव करने की सोच ही नहीं रहा है। अगर क्रिएटिव करेगा तभी तो वो अपने आप को समाज में लेकर आएगा सही से। तो बच्चा सामाजिक नहीं होगा। बच्चा होशियार तो बहुत हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा होशियार नहीं होगा, बच्चे की शायद मार्कशीट बहुत कुछ बोल रही हो, मगर बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा, और क्रिएटिव नहीं होगा तो सामाजिक नहीं होगा, और सामाजिक नहीं होगा तो उसे एडजस्ट करना नहीं आता होगा। और जो एडजस्ट कर पाए वही इंटेलिजेंट कहलाता है। कल मैंने आपको इंटेलिजेंट की डिफाइन बताई थी कि जो व्यक्ति वातावरण में रहकर हर तरीके की वातावरण में एडजस्ट करना अपने आप को सीख जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एक तरीके से इंटेलिजेंट। ठीक, इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो हमने अभी आपको रैट के बारे में बता दिया। रैट की फुल फॉर्म थी रिमोट एसोसिएशन टेस्ट होती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक, किसने दी थी, कभी कभी आपसे जो ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती उसके बारे में बता रहे हैं। रैट के बारे में अभी हमने चर्चा करी थी। आपसे रैट की देखिए फुल फॉर्म लिखी थी मैंने, रिमोट एसोसिएशन टेस्ट लिख दिया होगा आपको। आपसे ये पूछा जाएगा किसने दिया था, तो आप बताएंगे मैंडिक एंड मैंडिक ने दिया था। नाम क्या था, मैडनिक एंड मैडनिक, 1974 में दिया था ये।
1974 में दिया गया था ये, और किसने दिया था? मैडनिक एंड मैडनिक ने दिया था ये, ठीक। 1974 में दिया था आरटी रैट, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया था, रिमोट एसोसिएशन टेस्ट के बारे में हमने चर्चा करी थी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 40 पैराग्राफ होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें एकांश कितने हैं? एकांश का मतलब पैराग्राफ होता है। आप ध्यान रखना, इसमें कितने? 40 पैराग्राफ है, और 40 के 40 पैराग्राफ में जो चर्चा की गई है वो उच्च विद्यालय, जो आपके, मैंने कहा आपके हायर सेकेंडरी होते हैं, इससे भी ऊपर जो आगे आपके जिसमें ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, तो उच्च विद्यालयों के छात्रों की सृजनात्मकता की माप की जाती है, ठीक है। तो आपसे केवल ये पूछेगा कि बताइए आरटी रैट जो हमने बोला वो किसने दिया, तो आप बता देंगे मैंडिक एंड मिडनिक ने दिया था, 1974 में दिया था। और इसमें हमने क्या कहा, इसमें उच्च विद्यालय जो होते हैं उनके बच्चों का परीक्षण किया जाता है। इसमें हमने क्या कहा, हमने ये पढ़ा, इसमें 40 पैराग्राफ होते हैं। सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी, 40 पैराग्राफ के बारे में हमारे सर ने बता दिया। पैराग्राफ को एकांश बोलते हैं, और इसमें किसमें है कि उच्च विद्यालय के बच्चों के बारे में चर्चा की है, उच्च विद्यालय के बारे में बच्चों की चर्चा की गई है। आप ये सारी बातें याद कर लेंगे। देखिए पेपर में क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, रैट के बारे में। रैट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, रैट का जो है कब कौन सी सन में दिया गया ये पूछा जा सकता है, और उसके साथ साथ किसने दिया, मैंडिक एंड मैंडिक ने दिया, कितने पैराग्राफ है, 40 पैराग्राफ है, इसके बारे में चर्चा आपसे की जा सकती है। एक बहुत पूछता है आपसे, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एनाग्राम टेस्ट, बच्चे की क्रिएटिविटी जानने के लिए किया जाता है ये एनाग्राम टेस्ट, वो इसी के अंदर आता है। एनाग्राम टेस्ट होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इसे। देखिए इसी के अंदर आता है एक एनाग्राम टेस्ट, ठीक है। आप अगर वीडियो को ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको ये चीजें याद हो रही हैं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपको याद हो जाएंगी। एनाग्राम टेस्ट शब्दों पर किया जाता है, वर्ड्स पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, आपसे किसी से कहा कि ए से कोई वर्ड बनाइए, ठीक। ए से वर्ड बनाने को कहा, उसने मान लीजिए ए फॉर आंट बना दिया। अब टी से खत्म हुआ तो उससे कहा टी से कोई वर्ड बनाइए, तो उसने टी से टॉय बना दिया। अब वाई से खत्म हुआ तो वाई से किसी ने याक बना दिया। अब के से खत्म हुआ तो के से काइट बना दिया। तो इसमें क्या हुआ, बच्चे की क्रिएटिविटी देखने को मिली हमें कि बच्चा किस तरीके से नए शब्दों का निर्माण करना सीख रहा है। ऐसी आगे तक एक सीरीज चलती चली जाएगी जिसमें हम रिपीटिंग नहीं हो रही होगी। रिपीटिंग नहीं होगी तो बच्चे की जो है क्या होगा, बच्चे को याद हो जाएगा कि ये वाला वर्ड हो चुका था और अब हमें दूसरा लेना है। एज ए टीचर एक विधि बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है, इसी में आती है, उसे बोलते हैं प्रक्षेपण विधि। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण विधि। ये क्या होती है आपसे पूछी जाएगी। देखिए बच्चे के अंदर ये विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपण विधि। और आजकल किसी के अंदर प्रक्षेपण विधि का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें कैसे, देखिए प्रक्षेपण विधि क्या होती है, हम ना अपनी गलती दूसरों पर थोपते हैं। अपनी गलती दूसरों पर जो थोपी जाती है वो विधियों को हमें जो सुधारना है, उस विधि को हमने बोला प्रक्षेपण विधि। जैसे कि मैंने आपसे कहा एक ग्लास है, मेरे हाथ में ग्लास था और ग्लास गिर गया, ठीक है। तो मैं इस सेंटेंस को मैंने ये नहीं बोलूंगा कि मैंने ग्लास तोड़ दिया, मैं क्या कहूंगा ग्लास टूट गया। तो ग्लास टूट गया है मतलब अपनी गलती को भी मैंने चीजों को घुमा दिया, ग्लास टूट गया यानी ग्लास अपने आप टूटा, मेरे द्वारा नहीं तोड़ा गया। और अभी किसी और ने करा होता तो हम क्या करते हैं, अरे इसने ग्लास तोड़ दिया। दोनों बातों अलग अलग हो गई। ग्लास टूट गया, ग्लास तोड़ दिया। तो तोड़ दिया यानी किसने तोड़ा, किसी ने टारगेट बना के तोड़ा होगा। तो हमारा ह्यूमन नेचर है ये। ह्यूमन नेचर क्या है कि हम अपनी गलतियों को किसी और पर थोपते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे पेपर पास नहीं हुआ, आपसे कोई पेपर पास नहीं हो रहा है, तो आप बहुत आसान शब्दों में क्या कह देते हो, कह देते हो हमें ना कोई टीचर अच्छा नहीं मिला, हमें टीचर ने अच्छा नहीं मिला, हमें ट्यूशन टीचर अच्छा नहीं मिला, ट्यूशन हमें अच्छा नहीं पढ़ाया किसी। हमने ना अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करी कि वो तो केवल पढ़ाने आते थे, या मेरे ख्याल से वो केवल हमारा मार्गदर्शन कर सकते थे, पढ़ना तो हमें था। सही बात ये थी कि हम ही नहीं पढ़े, हमने तरह तरीके की चीजें करी, हमने तरह तरीके की चीजें करी अपने, ठीक जो टाइम था हमारा उस टाइम से हमने पढ़ना ही पसंद नहीं करा। हमने एक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, हमने कभी सब्जेक्ट को जो है कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये सब्जेक्ट हमारे काम के लिए पढ़ाया जा रहा है। हमने केवल लीपापोती करी पढ़ने की, केवल अपने ऊपर से एक चीजों को जो है थोप लिया, और थोप हुई चीजें कभी भी याद नहीं होती। देखिए इंटरेस्ट जिसमें होता है याद वही चीजें होती है। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूंगा, आपके जीवन में ना देखिए सिर्फ आप ही अपने आप को प्रभावित कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता।
ध्यान से समझ लें इस बात को। देखिए, अगर कामयाब होना है तो आपका जीवन है और उसे केवल आप ही प्रभावित कर सकते हैं और कोई प्रभावित नहीं करेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि गलती को मानना ही एक तरीके से सक्सेस की रास्ता पे पहुंचना है। मैं अपने द्वारा बता रहा हूँ ये बात, मैं आपसे किसी किताब के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूँ। तो आपको मैं अपने एक तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने जीवन को अगर प्रभावित कर सकते हैं तो आप अपने आप कर सकते हैं। किसी और के द्वारा कोशिश करें कि टीचर आया, टीचर ने हमें पढ़ाया और पढ़ाने के बाद हमारी नौकरी लग जाए, कभी नहीं लग सकती। आपको अपना जीवन है, आपको अपने जीवन के अनुसार अपने आप पढ़ाई करनी होगी। एक टीचर आपको केवल जो है समझा सकता है, अच्छे तरीके बता सकता है, वो अच्छे-अच्छे तरीकों के द्वारा जो है नई चीज़ें आपको खोज करना सिखा सकता है, मगर आपको आगे खुद बढ़ना होगा। मैं कई बार बोलता हूँ इस बात की कि मान लीजिए जो है आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप स्विमिंग करने के लिए बोले कि मुझे तो स्विमिंग सीखनी है और स्विमिंग सीखने के लिए आप आगे बढ़े, ठीक है? आप ट्रेनर के पास गए, स्विमिंग पूल था, वहाँ पे ट्रेनर बैठा हुआ, तो आपने कहा कि मुझे स्विमिंग सिखा दो, तो उसने कहा हाँ, बिल्कुल सिखा देंगे स्विमिंग। बोले कितने रुपए लोगे? बोले इतने रुपए लेंगे। बोले ठीक है। उसने कहा कि बोले कि चलिए मैं आपको स्विमिंग सिखाता हूँ। वो कहेगा कि कपड़े उतारिए और पानी में कूदिए। बोले नहीं, मैं तो नहीं कूदूंगा। मैं क्यों कूदूंगा? मुझे तो स्विमिंग करना आती नहीं है। भाई आप जाके तैरो और मुझे बताओ कैसे-कैसे करना है, तब मैं सीखूंगा। तो आप कभी नहीं सीख पाएँगे। जब तक आप उसमें कूदेंगे नहीं, जब तक आप पानी में आएँगे और फिर पानी में आने के बाद तभी तो वो सिखाएगा कि किस प्रकार आपको हाथ-पैर चलाने हैं। और आपने तो उसमें कहा कि नहीं, मैं तो कपड़े उतार भी नहीं रहा और मैं कपड़े उतार भी नहीं रहा, अपने आप करके दिखाओ, मैं तो यहीं से बैठे-बैठे सीखूंगा, तो कभी नहीं आ सकता। एक टीचर आपको, मैं आपको बहुत अच्छा लेक्चर देके समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप इन चीजों को जब तक पढ़ोगे नहीं, कई-कई बार लिख के नहीं देखोगे, समझोगे नहीं, इन पर अपनी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और एक लास्ट टॉपिक की तरफ को चलते हैं। सृजनात्मकता की जो विकास विकसित करना है एज ए टीचर हम किस तरीके से करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। तो हमने क्या कहा, हमने नया हेडिंग लिया। क्या लिया हेडिंग? सृजनात्मकता की को विकसित करना। एज ए टीचर कैसे करेंगे? आप टीचर हैं, सृजनात्मकता को विकसित करना, ठीक है। विकसित करने के तरीके बता देता हूं मैं आपको, लगभग 4-5 तरीके बता देता हूं विकसित करना, ठीक है। आप एज ए टीचर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि नंबर 1 अगर बात करें, हम बच्चे को उत्तर देने की स्वतंत्रता दे दें। कि उत्तर देने की स्वतंत्रता, मैंने कहा कि एक प्रश्न दे दिया और प्रश्न देने के बाद जिसे हम जो है एक पॉइंट बोलते हैं, मैं आप बता दूं, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलेंगे तो बच्चे को एक समस्या दे दें और समस्या में ना उससे जो है बच्चे से, मान लीजिए 30 बच्चे बैठे हुए हैं और 30 ने ना अपने अपने जो है सुझाव दे रहे हैं। तो आप देखें कम से कम 5 से 10 सुझाव ऐसे आएंगे, आप एज ए टीचर होके भी आपको नहीं पता थे। तो इस तरीके से आप जब स्वतंत्रता देंगे तो आपको भी आइडिया होगा और उसके साथ साथ और बच्चों को भी आइडिया होगा, जिसमें से 30 में से 20 या 25 बच्चे जो नहीं दे पा रहे थे उन्हें भी आइडिया होगा कि हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्रिएटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, बच्चों को उत्तर देने की स्वतंत्रता देनी होगी, ठीक है। अगली बात, देखिए अभिव्यक्ति के अवसर देने होंगे। उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर दोगे। आपने कहा फॉर एग्जांपल किसी से कोई चीज पूछी और पूछने के बाद उसने कोई आंसर बताया अपने मन से और मैंने आपने डांट दिया, बोले हटिए, ऐसा होगा क्या, क्या वो फालतू चीज बकते चले जा रहे हो। तो आपने उसके अवसर बंद कर दिए आगे के लिए सोचने के लिए, तो वो तुरंत अपने आप में समझेगा कि शायद जो है मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा। तो उचित अवसर होना और उसके साथ साथ वातावरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक। इसके बाद स्वस्थ आदतों का वातावरण भी बहुत जरूरी हो। बच्चों को बताना होगा आपको क्या चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है, क्या चीज खराब हो सकती है, और उन्हीं आदतों में, अच्छी आदतों में बच्चों को ढालना होगा और ढालने के साथ साथ उसे समझाना होगा, तो बच्चा जल्दी क्रिएटिव बनेगा। पाठ्यक्रम का उचित आयोजन होना चाहिए। पाठ्यक्रम का उचित आयोजन का मतलब है चीजों को बांटना बच्चे को आना चाहिए। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि आप पढ़ने के लिए आपको एक अपना टाइम टेबल बहुत जरूरी है। एक बच्चे को ये समझाना होगा कि फैक्ट्स नहीं पढ़े, हम कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट को आधार बनाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सीटेट के हमारे ऐसे हैं, बाजी मान लो एग्जाम बिल्कुल सिर पर आ गया तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं, बोले कि हमें ना रिवीजन करने का टाइम है। भाई रिवीजन तो तभी करोगे जब आपका कॉन्सेप्ट का एक आधार बन चुका हो। आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, रिवीजन क्या याद करो, कभी याद नहीं हो सकता। रट्टा मारने से चीजें याद नहीं हो सकती। अगर आपने चीजें समझ ली हैं और समझने के बाद आप अपने आप भी उनके फैक्ट निकाल सकते हो। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, यानी कॉन्सेप्ट का आधार बनाएंगे आप, ना कि फैक्ट का आधार बनाएंगे। बच्चा कितना ही आपसे कहता रहे कि मुझे केवल जो है फैक्ट फैक्ट पढ़ा दीजिए, इंपोर्टेंट चीजें पढ़ा दीजिए, बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो आप ध्यान रखेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है फैक्ट्स की अपेक्षा, ठीक। आज के वीडियो में केवल इतना ही। क्रिएटिविटी को हम यहीं पे खत्म करते हैं। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के बारे में मैंने अपने द्वारा सभी पॉइंट समझाने की कोशिश करी। आज के वीडियो में केवल इतना ही होगा। नमस्कार, धन्यवाद।